बेहतर से बेहतर की तलाश कर, अगर मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट सके पत्थर ऐसे शीशे की तलाश कर। सभी व्यूअर्स, सभी मेरे साथी सहयोगी, सभी अभिभावकगण, प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हमारे इस चैनल पर लर्न एट होम विद नीतू गर्ग और नवोदय क्रांति परिवार में आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हम पहले 11वीं कक्षा के पाठ नंबर 1 समय की शुरुआत से के 2 भाग कर चुके हैं और आज हम उसका तीसरा और अंतिम भाग करेंगे। ये थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मैंने हर टॉपिक को यहाँ उठाया है जो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। इतिहास को पढ़ने के लिए हमें बहुत पेशेंस की आवश्यकता होती है, धैर्य की आवश्यकता होती है, और इसे बनाए रखें क्योंकि ये हमारी जड़ें हैं और अपनी जड़ों से टूटकर कभी कोई इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। तो पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। जैसे कि हमने पिछले भाग में आदि मानव के भोजन के बारे में अलग अलग पहलुओं को छूने की कोशिश की थी कि वो संग्रहण के द्वारा, शिकार के द्वारा, अपनार्जन के द्वारा अपना भोजन एकत्रित करता था। तो आज हम बात करेंगे कि उसका निवास स्थान कैसा था। इसके लिए हम आज आदि मानव के निवास स्थान के बारे में जानेंगे कि आदि मानव अपने पेड़ों पर, गुफाओं में और झोपड़ियों पर निवास करता था। उसने झोपड़ियां भी बना ली थी और यह प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ी हम इस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले है पेड़ों पर। प्रारंभ में जब आदि मानव पेड़ों पर निवास करता था तो वो पेड़ों से ही भोजन जुटाता था क्योंकि उसके पास रहने के लिए कोई स्थान नहीं था। यहाँ उसे फल, कंदमूल, पक्षियों के अंडे बड़ी मात्रा में मिल जाते थे। इसके अलावा वो काष्ठफल, पक्षी, मीठे जल की मछलियां भी जुटा लेता था। लेकिन पेड़ों पर रहते हुए आदि मानव को कुछ समस्याएं भी थी, जैसे कि पेड़ों पर बड़े बड़े जानवर, तेंदुए, बड़े बड़े बंदर ये भी रहते थे जो उसके लिए एक बड़ी समस्या बने हुए थे। इसके अलावा भयंकर शीत और तूफान, उसके समय भी आदि मानव को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। दक्षिण फ्रांस में भी हमें कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जहां से पता चलता है कि आदि मानव अपना निवास पेड़ों पर करता था। बढ़ते हैं आगे। आदि मानव गुफाओं की ओर बढ़ा। लगभग 4 लाख वर्ष पहले हमें आदि मानव के गुफाओं में रहने के साक्ष्य मिल गए हैं और ये हमें यूरोप के पूरा स्थलों से मिले हैं। दक्षिण फ्रांस में एक लेजरेट गुफा है जिसका आकार लगभग 12 गुना 4 मीटर है और गुफा के अंदर हमें विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्रियां भी मिली हैं और सब्जी, बीज, काष्ठफल, पक्षियों के अंडे, मछलियां, पर्च, कार्प, ऐसे साक्ष्य भी मिले हैं। साथ में हमें वहां पर 2 चूल्हे भी मिले हैं और ये बताते हैं कि आदि मानव ने आग को कंट्रोल में करना सीख लिया था। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम झोपड़ियां। जैसे जैसे इंसान ने कृषि करना सीखना शुरू किया तो जहां वो कृषि करता था, क्योंकि एक कृषि करने के लिए एक लंबे समय का ठहराव की आवश्यकता है, तो आदि मानव जहां पर कृषि करता था लगभग वहीं पर ही झोपड़ी बनाकर रहता था और ये कार्य अमूमन नदियों के पास किया जाता था। आदि मानव ने 1.25 लाख वर्ष पहले झोपड़ियों का निर्माण भी कर लिया था। दक्षिणी फ्रांस के टेरा माटा बहुत ही फेमस झोपड़ी है ये। इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत प्रसिद्ध थी। ये झोपड़ी घास फूस के बनाई हुई थी और ये झोपड़ी जो है इसकी छत लकड़ी की थी और इसके किनारों को सहारा देने के लिए बड़े पत्थरों का प्रयोग किया गया था। जो फर्श है उस पर छोटे मोटे टुकड़े बिखरे मिले हैं हमें पत्थरों के, जो ये बताते हैं कि ये लोग यहीं पर बैठकर
अपने पत्थरों से औजार बनाते थे। एक चित्र देखते हैं प्यारे बच्चों, ये वही चित्र है टेरा माटा की विश्व प्रसिद्ध झोपड़ी का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नीचे वाला हिस्सा है उसको मजबूती देने के लिए पत्थर लगाए गए हैं। टेरा माटा में पुनर्निर्मित एक झोपड़ी का चित्र है और चित्र के झोपड़ी के किनारों को सहारा देने के लिए बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। फर्श पर कुछ छोटे मोटे पत्थर बिखरे हुए हैं जो इस बात का द्योतक है कि लोग यहीं पर बैठकर औजार बनाते थे। तीर के निशान में अंकित ये देखिए, ये काली जगह, ये वाली जो आप देख रहे होंगे, ये चूल्हे को दर्शाती है। आपके अनुसार इन स्थानों पर रहने वालों का जीवन पेड़ों पर रहने वाले लोगों से कैसे भिन्न होगा, ये आपने सोचने का प्रयास करना। फिर है आग का प्रयोग। अब देखिए, आदि मानव गुफाएं बना रहा है, झोंपड़ियां बना रहा है, चूल्हे बना रहा है, अर्थात वो आग जो एक बार किसी को डरा भी सकती है, आदि मानव ने इस पर नियंत्रण पा लिया था। अब ये आग का प्रयोग हमें पता चलेगा जहां से चूल्हे मिले हैं। इसके साक्ष्य हमें कीनिया के चेसोवांजा और दक्षिणी अफ्रीका में स्वाट क्रास से मिले। 14 से 10 लाख साल पुराने लगभग गुफाओं के अंदर इनका प्रयोग आमतौर पर आग के लाभ है। ये आग का प्रयोग कैसे किया जाता था, ये 2 नंबर का क्वेश्चन भी आता है कि गुफाओं के अंदर प्रकाश करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। ऊष्मा मिलने में मददगार, मतलब ये आग से एनर्जी ऊष्मा भी ली जाती थी, ठंड से बचने में काम आता था। भोजन पकाने में आसानी, क्योंकि पका हुआ भोजन काफी लाभदायक होता है, स्वादिष्ट भी। भाले की नोक, जो वो भाले की नोक बनाते थे लोहे की, उसमें बनाने के लिए भी आग का प्रयोग किया जाता था। जानवर जो है आग से बेहद डरते थे, इसीलिए आदि मानव गुफाओं के बाहर आग जला लेते थे ताकि जानवर वहां से दूर जा सके। अब है औजारों का निर्माण। हमने एक टॉपिक कर लिया है कि आदि मानव का निवास स्थान कैसा था। अब अगले टॉपिक की ओर, औजारों का निर्माण। आदि मानव पत्थर के औजार बनाते थे। सबसे प्राचीन साक्ष्य औजारों के इथियोपिया और कीनिया के पुरा स्थलों से मिले हैं। संभवतः ये माना जाता है कि एस्ट्रोपिथिकस ने सबसे पहले औजार बनाए थे। लगभग 35,000 वर्ष पहले शिकार करने के तरीकों में काफी सुधार हुआ, क्योंकि शिकार करना भी अपने आप में एक तकनीकी साधन था जिसके जरिए इंसान शिकार को बेहतर ढंग से कर सकता था। फेंक कर मारने वाले भाले और तीर कमान का आविष्कार किया गया, क्योंकि इससे जानवर को कंट्रोल करना आसान था। रोएदार खाल उतार कर पहने जाने लगा और इसके लिए फिर लोगों को वो खाल को सिलना पड़ता था, जिसके लिए सुई का आविष्कार 21,000 वर्ष पुराना माना जाता है। इसके अलावा नुकीली ब्लेड से नक्काशियां भी की जाती थी। मुख्य रूप से 3 प्रकार के औजार बनाए जाते थे। सबसे पहला था हस्त कुठार। हस्त कुठार, इसके साक्ष्य हमें ओल्डुवई गोर्ज से मिले हैं। असल में ये मुट्ठी में पकड़ा जाने वाला औजार था। इसका प्रयोग किसी वस्तु को काटने या उसे कुचलने के लिए किया जाता था। इसके हमें जो साक्ष्य मिले हैं वो तंजानिया के ओल्डुवई गोर्ज से, तंजानिया के ओल्डुवई गोर्ज से मिले हैं। दूसरी श्रेणी में आते हैं गंडासे। ये एशिया, अफ्रीका और यूरोप से मिले हैं। इन्हें भारी पत्थरों से तैयार किया जाता था और इनमें से शल्क निकालकर, एक छोटी सी शल्क निकालकर एक इनको काट कर साइडों में से, और इसको फिर धारदार बनाया जाता था। इसका प्रयोग अमूमन मांस को काटने के लिए किया जाता था। और तीसरे प्रकार के जो औजार थे वो थे शल्क औजार। ये हस्त कुठार और गंडासों के मुकाबले छोटे थे, पतले थे, लेकिन पन्ने बहुत अधिक थे और ये औजार अधिक उपयोगी थे और दूर तक प्रहार करने में सक्षम थे। इसीलिए इन औजारों ने आदि मानव के जीवन को काफी आसान बना दिया था। प्यारे बच्चों, ये एक पंच ब्लेड तकनीक है जिसमें बताया कि पत्थर से औजार कैसे बनाए जाते थे। देखिए, सबसे पहले पत्थर का ऊपरी हिस्सा जो है इसको हथौड़े की सहायता से हटा दिया जाता था। इसके बाद यहाँ पर एक चपटी सी सतह तैयार हो जाती थी जिसे मंच यानी घन कहा जाता था।
इस प्रहार, जिसे प्रहार मंच यानी घन कहा जाता था। फिर इस पर हड्डी, ये हड्डी लेकर या सींग से बने पंच और हथौड़े की सहायता से प्रहार करके इसके पहले नोक धारदार कोने बनाए जाते थे। इसमें धारदार पट्टी बन जाती थी और इसको चाकू की तरह इस्तेमाल, देखो ये जो पट्टियां बनी है ये बहुत पैनी तीखी होती थी, चाकू की तरह, छेनी की तरह प्रयोग में लाई जाती थी। और इनमें हड्डी, सींग, हाथी दांत या लकड़ी का उपयोग भी किया जाता था। और इस ये जो हम देख रहे हैं ये प्रॉपर औजार है। और सबसे खास बात शायद आपको ध्यान से दिख रहा होगा, एक यहाँ पर, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। आपको ये जानवर नजर आ रहे होंगे, देखिए औजार बनाए जा रहे हैं लेकिन कला के साथ, इन पर नक्काशी की गई है जानवरों की। ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ज्यादा आता है, पंच ब्लेड तकनीक क्या थी। प्यारे बच्चों ये भी एक औजार की टाइप है। और आपको शायद यहाँ पर किसी बैल का सिर नजर आ रहा होगा, ये कान, ये उसकी आंखें, ये उसकी नाक, और इस प्रकार से इस पे डिजाइन बनाए गए थे। फिर हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, और अगला टॉपिक है भाषा का विकास। होमोनिड में हाव भाव और हाथों का संचालन शामिल था। जैसे जब होमोनिड थे तो वो ज्यादातर आपस में बातचीत करने के लिए हाव भाव और हाथ हिलाने जैसा कार्य से बातचीत करते थे। फिर उच्चरित भाषा आई, क्योंकि सब अलग अलग मत हैं कि फिर उच्चरित भाषा में गुनगुनाने का प्रयोग आरंभ हुआ। साथ में ही बुलावे के रूप में भाषा का, जब मतलब एक दूसरे को बुलाते थे, जैसे हम आजकल भी बुलाते हैं, तो वो एक लंबी हूक का प्रयोग किया जाता था। और धीरे धीरे फिर भाषा का विकास होना शुरू हो गया। कुछ विद्वानों का मानना है कि भाषा का विकास 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ, जबकि स्वर तंत्र का विकास 2 लाख वर्ष पूर्व। उसके बाद एक मत के अनुसार भाषा का विकास कला के साथ साथ 40,000 से 35,000 साल पहले हुआ। अर्थात जैसे ही कला का विकास हुआ तभी भाषा का विकास हुआ है, और वो 40 से 35,000 साल पहले है। लेक्सकोक्स और शोवे की गुफाएं हैं, ये बहुत फेमस गुफाएं हैं। और इसके अलावा एक है स्पेन की अल्टामिरा, यहाँ हमें सैकड़ों जानवरों के चित्र मिले हैं। मतलब ये ऐसी गुफाएं हैं, लेक्सकोक्स और शोवे की गुफा और साथ में स्पेन की अल्टामिरा, ये बहुत ही कमाल की मतलब गुफाएं हैं जिनमें हमें सैकड़ों जानवरों की चित्रकारियां भी मिली हैं। इनमें बहुत सारे क्वेश्चन भी उठते हैं कि ऐसा क्यों था कि कुछ विशेष स्थानों पर ही जानवरों के चित्र बनाए गए थे जबकि दूसरे हिस्से पर नहीं। कुछ जानवरों के चित्र तो बार बार बनाए गए, कुछ के नहीं बनाए गए। पुरुषों को अकेले अलग अलग भी दिखाया गया और अनेकों बार समूह में भी, लेकिन महिलाओं को कभी अकेले नहीं दिखाया गया, केवल समूह में ही चित्रित किया गया। जानवरों के समूह को गुफा के उन भागों पर ही क्यों बनाया गया जहां से आवाज अच्छी तरह से आती थी। आज भी बहुत सारे प्रश्न हमारे लिए पहेली बने हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारे विद्वानों के द्वारा कुछ ऐसे विकल्प ढूंढे गए हैं कि गुफाओं में चित्रकारी करने के कारण क्या थे। जैसे कि शिकार की योजना बनाना, ताकि सभी समूह में बैठे तो शिकार की योजना बनाते थे। ये उनका एक सामूहिक क्रियाकलाप था कि हमें शिकार करना है, कहाँ और कैसे करना है। फिर शिकार करने के तरीकों पर, जैसे बड़ा जानवर है तो कैसे सारे पेड़ों पर छिप कर और उसके ऊपर धावा बोल देंगे। या फिर यह भी हो सकता है कि शिकार के तरीके, योजना, ये जानवरों के चित्र इसलिए भी गुफाओं पर बनाए गए ताकि आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन हो सके, उन्हें अपनी सोच को शुरू से शुरू ना करना पड़े, बल्कि उन्हें यह सब कुछ मिल सके और वो आगे की सोच सके। और ये देखिए प्यारे बच्चों, ये हमें स्पेन में ही अल्टामिरा की गुफा में मिला एक बैल का चित्र है। ये ऐसा तब हुआ जब एक लड़की मारिया अपने पिता के साथ वहां पर खेल रही थी। मार्सिलिन एक स्थानीय भूस्वामी था और नन्ही सी लड़की के साथ वहां पर गया हुआ था। और जब उसके पिता गुफा के फर्श की खुदाई कर रहे थे तो अचानक मारिया की नजर जो थी छत पर पड़ी और वो तुरंत चिल्ला उठी कि पापा देखो बैल। एक बार तो उसके पिता ने उसकी बेटी की बातों को हंसी में उड़ा दिया, लेकिन धीरे धीरे
ये बात साबित हो गई कि सचमुच में बैल का चित्र है और बहुत बेहतरीन ढंग से बनाया हुआ था। लेकिन आज भी विद्वान इस बात को लेकर असमंजस में है कि इतने समय पहले, इतने साल पहले एक इतना बेहतरीन चित्र कैसे बनाया गया। बढ़ते हैं आगे और हम बिल्कुल लास्ट में पहुंच चुके हैं प्यारे बच्चों। आज भी हम अपने अतीत के आदि मानव की बहुत गहराई से जानने के लिए कुछ शिकारी संग्रहक समाजों का सहारा लेते हैं, जैसे कि हादसा समूह, कुंभ सेन समाज। हम इनसे जोड़ने का प्रयास करते हैं कि क्या ये आदि मानव के काल से हैं। खाजा जन समूह तो लेक इलियासी के इर्द गिर्द रहने वाला एक जन समूह था। ये शिकारी और खाद्य संग्रहक दोनों ही था। हाथी को छोड़कर बाकी सभी जानवरों का शिकार भी करते थे। लेकिन बहुत सारे विद्वान का ये मानना है कि आदि मानव और शिकारी संग्रहक समाजों में इतना ज्यादा भी संबंध नहीं था। प्यारे बच्चों, ये दो हमारे पास टेबल हैं जो कि हमारे इस लेसन का आधार है और इन्हें हमें हर हालत में याद करना है। देखिए, 360 से 240 लाख वर्ष पूर्व नर वानर प्राइमेट उनका उद्भव हुआ और ये हमें एशिया अफ्रीका में मिले। 240 लाख वर्ष पूर्व होमिनाइड उनका, जिसमें चिंपैंजी वगैरह है, और 64 लाख वर्ष पूर्व होमोनोइड होमिनिड, 56 लाख वर्ष पूर्व एस्ट्रोपिथिकस, 26 से 25 लाख वर्ष पूर्व सबसे पहले औजार, 25 से 20 अफ्रीका का ठंडा होना, शुष्क होना, घास के मैदानों में वृद्धि होना, जबकि जंगलों का खत्म होना। 25 से 20 लाख वर्ष पूर्व ही होमो का उद्भव हुआ। 22 लाख वर्ष पूर्व होमो हैबिलिस, 18 होमो इरेक्ट्स, 13 में एस्ट्रोपिथिकस का विलुप्त होना। मैंने बताया था आप लोगों को कि जब बहुत ज्यादा ठंड पड़नी शुरू हो चुकी थी तो एस्ट्रोपिथिकस विलुप्त हो गए थे। 8 लाख वर्ष पूर्व आज सेपियंस, जिसे हम होमो हाइडेलबर्गेसिस, वो स्थानीय नाम जहां से वो जिस स्थान से मिलते हैं वो नाम उनको दिया जाता है। 1.95 से 1.60 लाख वर्ष पूर्व होमो सेपियंस सेपियंस आधुनिक मानव, चिंतनशील मानव का उद्भव हुआ। दूसरा टेबल है दफनाने की प्रथा का सबसे पहला साक्ष्य 3 लाख वर्ष पूर्व का। होमो इरेक्टस का लोप हुआ 2 लाख वर्ष पूर्व। स्वतंत्र का 2 लाख वर्ष पूर्व। नर्मदा घाटी भारत में आज होमो सेपियंस की खोपड़ी पे हमारे पास जो मिली है वो 2 लाख से 1,30,000 वर्ष पूर्व है। और आधुनिक मानव का प्रादुर्भाव 195 से 160। नियंडरथाल मानव, ये भी नियंडरथैलिस घाटी में मिलने के कारण नाम दिया गया। 1,30,000 वर्ष पूर्व। चूल्हों का इस्तेमाल सबसे, जैसे झोंपड़ी बनी, 1,25,000। नियंडरथाल मानवों का लोग 35,000। आग में पकाई गई चिकनी मिट्टी की छोटी छोटी मूर्तियों का पहला साक्ष्य है 27,000। और सिलाई वाली सुई का आविष्कार 21,000। प्यारे बच्चों, इसके साथ ही हमारा ये लेसन खत्म हो जाता है। देखिए, हमने कहाँ से शुरू किया था कि कब आदि मानव की शुरुआत हुई, कैसे प्राइमेट से फिर होमोनोइड, होमोनोइड से होमोनिड, होमोनिड आगे 2 शाखाओं में बट गए, एस्ट्रोपिथिकस, होमो। फिर हमने देखा कि होमो की आगे 3 प्रजातियां हैं। पहली थी होमो हैबिलिस, होमो इरेक्ट्स, फिर तीसरी होमो सेपियंस थी। फिर उसके बाद हमने 2 स्थानीय नामों वाली जातियां देखी थी, वो थी होमो हाइडेलबर्गेसिस और निएंडरथैलिस। तो इस प्रकार से हम आदि मानवों की बात करते करते हम उनके खाद्य पदार्थों पर कि कैसे वो संग्रहण करते थे, किस प्रकार वो शिकार करते थे, अपमार्जन करते थे। फिर उसके बाद हमने देखा कि वो कैसे उन्होंने रहना शुरू किया, पहले पेड़ों पर, फिर गुफाओं में, फिर झोंपड़ियों पर, और कैसे उन्होंने आग पर नियंत्रण भी पा लिया, कैसे उन्होंने खाल को और कपड़े सिलना सीख लिया, सुई का आविष्कार कर लिया। और धीरे धीरे हमने उनकी भाषा का, उनके औजारों का वर्णन किया यहाँ पर। और इसके साथ ये लेसन कंप्लीट हो जाता है। इस लेसन को बनाने में हमारी जितनी मेहनत लगी है, आशा करती हूँ कि आपको उतना ही ज्यादा समझ भी आया होगा। इसीलिए पढ़ते रहिए और इस समाज में कुछ देने के लिए तैयार रहिए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि हमारी यह मजबूरी है कि हम इस विपदा के समय में अपने देश के लिए, हित के लिए कुछ कार्य करें। इसी के साथ हम अपने लेसन का अंत करते हैं और आशा करते हैं कि हम आगे
आपको एक टेस्ट के साथ मिलेंगे। उस टेस्ट का लिंक भी मैं आगे शेयर करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।